हेलो बच्चों, मैं महेंद्र कुमार फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 9वीं को कंप्लीट कर लिया था। ये गणित कक्षा 8 का चैप्टर 9 चल रहा था, वो कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर 9 के सभी एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, इसका उदाहरण नंबर 1 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो देखिए बच्चों, आज हम क्वेश्चन करते हैं उदाहरण नंबर 1। ये हमारा एग्जाम्पल चल रहा है पहला। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है। समलंब के आकार के खेत का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है। समलंब के आकार का खेत है, उसका जो क्षेत्रफल है बच्चों, इस प्रकार से ये हो जाएगा। ये समलंब के आकार का खेत हो गया। ऐसा इस प्रकार से आप इसको ले सकते हो। समलंब के आकार का खेत है, इसका जो क्षेत्रफल है ये वाला 480 वर्ग मीटर है। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी ये दो समांतर भुजाएं हैं और इनके ये वाली बीच की दूरी, इसको ले लेना है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये है आपकी 15 मीटर। ये है बच्चों आपकी 15 मीटर। और उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई, मतलब ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, दिख रही है आपको। इनको इधर इधर कितना भी बढ़ाइए, इधर कितना भी बढ़ाइए, समलंब चतुर्भुज की एक यही पहचान है, उसमें कम से कम दो भुजाएं समांतर होती हैं। तो बच्चों, एक समांतर भुजा की लंबाई 20 मीटर है। तो देखिए, मैं इसमें ये वाला मान मान लो 20 मीटर है, तो दूसरे को मान लेते हैं। मान लो ये दूसरी जो भुजा है उसको हमने ए ले लिया, ठीक है। तो दो समांतर भुजा, इसमें से एक का तो पता चल गया, दूसरी का पता करना है। लेकिन ध्यान रहे, अभी फिक्स नहीं है 20 मीटर यही है, 20 मीटर ये भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमें बड़ी भुजा, जो बड़ा मान आएगा वो बड़ी भुजा होगी, तो छोटा मान आएगा वो छोटी भुजा होगी। हल करके देखते हैं, यदि 20 से कम मान आया तो ये ए हो जाएगा, और यदि 20 से अधिक आया तो फिर 20 वाला मान इधर पहुंचेगा और ए का मान इधर हो जाएगा, क्योंकि बड़ा मान, बड़ी भुजा में बड़ा मान होगा। तो चलिए देखिए, हमें जो दिया है उसको लिखते हैं। पहले दिया है समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है बच्चों 480 वर्ग मीटर, और बीच की दूरी दे रखी है बच्चों, बीच की दूरी ये दे रखी है 15 मीटर। एक समांतर भुजा, एक समांतर भुजा हमें दे रखी है बच्चों 20 मीटर। हमें ज्ञात करना है दूसरी समांतर भुजा, ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरी समांतर भुजा। ये हमें ज्ञात करना है, तो बहुत ही आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, समलंब का हमें क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है बच्चों। जो हमारा जो सूत्र होगा समलंब का, वो होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। और जो ये सूत्र होता है बच्चों, ये होता है समलंब, समलंब का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए बच्चों, ये वाला मान हम अधिकतर इधर लिखते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूं, जब हमें समलंब का क्षेत्रफल दिया हो, जब समलंब का क्षेत्रफल देखो हमें दिया हुआ है, जब क्षेत्रफल दिया हो तो क्षेत्रफल वाला मान मैं इधर लिखता हूँ और इसका सूत्र मैं इधर लिखता हूँ। और यदि क्षेत्रफल ही ज्ञात करना हो तब हम क्या करते हैं, समलंब का क्षेत्रफल इधर लिख लेंगे और ये सूत्र इधर लिख देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन में हमें आसानी हो जाती है, इसलिए जब क्षेत्रफल दे दे तो आप इसको इधर लिखोगे, नहीं दे तो फिर इस वाले को इधर लिख देंगे, बराबर ये सूत्र हो जाएगा। आने वाले क्वेश्चनों में हम आपको इस चीज को अच्छे से समझा देंगे। देखिए, फिलहाल इसमें समझिए समांतर भुजाओं का योग।
मतलब a प्लस 20, ये दोनों समांतर भुजाएं। तो a प्लस 20 दूसरी समांतर भुजा, इसको a हमने माना, ये हमने a मान लिया। तो a प्लस 20 गुणा बीच की दूरी, बीच की दूरी है हमारे पास 15 और समलंब का जो क्षेत्रफल दे रखा है 480। तो देखिए अब कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। इसमें क्या करना है आपको, गुणा की संख्या भाग में भेज देना है, या फिर ऐसा करिए आप इसको काट भी सकते हो। 2 से ये कटेगा 7.5 बार में। 2 से जब बच्चों किसी भी संख्या को काटते हैं तो उसका आधा हो जाता है, 15 का आधा 7.5। तो अपने पास इधर a प्लस 20 बचेगा और 480 अब बटे में लिख दोगे 7.5, क्योंकि गुणा में था तो भाग में चला गया। इसमें पॉइंट को हटा देता हूं, यहाँ पर एक 0 लगा देते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं दोबारा लिख देता हूं, डबल मार्कर हो गया। 480 बटे 7.5, यदि पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगा देंगे। अब काटते हैं इसको, 15 से कट जाएगा, 15 तिया 45, 15 तिया 45। इधर क्या बचेगा बच्चों, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 0। 15 5 75, फिर कट जाएगा 5 से। 5 छक्के 30, बचा 2, 5 चौके 20, 5 चौके 20। तो देखिए इस प्रकार से आपके पास ये आ गया 64। समझ में आ रहा होगा। अब ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा 64 माइनस 20। a का मान जब आप इसे घटा दोगे बच्चों 44 आ जाएगा। तो दूसरी जो समांतर भुजा है, दूसरी समांतर भुजा बच्चों हमने निकाल ली 44 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बस इतना ही हल है इसका। ये तो हम दिया है क्वेश्चन में से लिखते हैं मोटा मोटा, या आप भी लिख सकते हो, जो दिया है उसको लिख दोगे और बस सूत्र लगाने की देरी है। इसमें सूत्र लगाए और आपका झट से आंसर निकल आएगा। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर दूसरा क्या कहता है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, हमें बच्चों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है। यदि हम डायग्राम की बात करें तो समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। बच्चों इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 240 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, विकर्ण हो रहे तो मैं चले विकर्ण लिख देता हूँ। और विकर्णों में से एक विकर्ण 16 सेमी लंबा है, एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर का है, ये वाला। हमसे कह रहा है दूसरा विकर्ण बताइए, दूसरा विकर्ण मतलब ये वाला हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ए बी सी और डी। तो देखिए जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये बच्चों आप आराम से लिख सकते हो, जो इसमें प्रश्न में मिलेगा ये सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 240 वर्ग सेंटीमीटर। एक विकर्ण दे रखा है, एक विकर्ण दे रखा है बच्चों 16 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों, दूसरा विकर्ण, ये हमें ज्ञात करना है, दूसरा विकर्ण। इसको चलिए दूसरा विकर्ण तो अपने पास यहाँ बीडी दे रखा है तो बीडी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बच्चों लगाते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है बच्चों, विकर्ण दे रखे तो सूत्र विकर्णों का लगाएंगे, विकर्ण गुणा विकर्ण बटे 2, विकर्ण गुणा विकर्ण बटे 2। और ये दे रखा, ये अपना जो सूत्र है बच्चों, ये सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये वाला। देखिए बच्चों इसके दो सूत्र होते हैं, एक सूत्र तो होता है आधार गुणा ऊंचाई, ये तब लगता है जब आधार और ऊंचाई दी हुई है। और विकर्णों का क्षेत्र, विकर्ण गुणा विकर्ण भी इसका सूत्र होता है, विकर्ण गुणा
विकर्ण बटे 2। अब ये वाला सूत्र आधार ऊंचाई की चर्चा हो क्वेश्चन में तब लगता है, और ये वाला सूत्र जब क्वेश्चन में विकर्णों की चर्चा हो तब लगता है। दोनों ही समचतुर्भुज के क्षेत्रफल है। तो बच्चों हमारे पास है विकर्णों की चर्चा है, तो विकर्ण गुणा विकर्ण बटे 2 लग जाएगा सूत्र, विकर्ण गुणा विकर्ण बटे 2। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये देखिए मैंने फिर पहले पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, जब क्षेत्रफल दे दे तो सूत्र इधर लिखते हैं बराबर में क्षेत्रफल, और जब क्षेत्रफल ही ज्ञात करना हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इधर आ जाएगा और ये वाला सूत्र इधर हो जाएगा। तो अभी हमारे पास दोनों क्वेश्चन इसी प्रकार से है, दोनों में क्षेत्रफल था तो सूत्र इधर लिखा, और ये सूत्र है किसका, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का। तो पक्षांतर वगैरह में दिक्कत नहीं आती है। तो पहला विकर्ण तो बच्चों 16 है, गुणा दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है, तो दूसरा विकर्ण लिख दीजिए, दूसरा विकर्ण बट्टे में क्या लिख दूं मैं, 2 बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना, 240। बच्चों ये कट जाएगा 8 बार में, और गुणा की संख्या बच गई। अभी गुणा में है तो भाग में चला जाएगा और हमारा दूसरा विकर्ण निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसानी से निकाल लिया हमने। देखिए ये गुणा में था इसलिए भाग में, 8 तिया 24, यानी कि बच्चों हमारा जो दूसरा विकर्ण आएगा वो आपका हो गया 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, यहाँ पर आपको समझना है कि 30 सेंटीमीटर, फिर बड़ा वाला हमें 30 लेना है। जो हमें दिया था बच्चों वो ये वाला दिया था, क्योंकि बिना हल करे हम कह नहीं सकते कौन सा बड़ा है। अब हमारे पास जब बड़ा वाला आया तो बड़ा विकर्ण तो ये हमारा हो गया 30 सेंटीमीटर और ये हो गया 16 सेंटीमीटर, क्योंकि एक विकर्ण दिया हुआ है, पता नहीं है बड़ा है या छोटा है। अब हल किया तो पता लग गया, 20 से बड़ा मान आया तो ये मान बड़ा विकर्ण का हुआ। पहला विकर्ण 16 सेंटीमीटर का है, दूसरा 30 सेंटीमीटर का है। इस प्रकार से बच्चों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। तो चलिए फिर करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है, MNOPQR एक षडभुज है। ये एक षडभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर, ये सारी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा। अमन और रिद्धिमा ने इसे 2 विभिन्न प्रकार से विभाजित किया। देखिए रिद्धिमा ने इसके इस प्रकार से 3 हिस्से किए और फिर हल किया, और अमन ने इसके 2 हिस्से किए और फिर हल किया। अलग अलग प्रकार से दोनों ने इस क्वेश्चन को हल किया। इन्होंने इसको इस प्रकार से 3 भागों में विभाजित कर दिया, इसने 2 भागों में। फिर क्या हुआ, दोनों प्रकार का उपयोग करते हुए षडभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब रिद्धिमा की विधि से भी हल करना है हमें और अमन की विधि से भी हल करना है। तो चलिए करते हैं रिद्धिमा की विधि। रिद्धिमा की विधि, रिद्धिमा की विधि में क्या है बच्चों, इसमें जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार का है। देखिए जगह कम है इसलिए मैंने ये डायग्राम छोटे छोटे बनाए हैं, जिससे हमारा कंप्लीट क्वेश्चन बोर्ड पर आ सके। तो देखिए बच्चों रिद्धिमा ने इसके इस प्रकार से 2 टुकड़े कर दिए। अब देखिए ये तो हो गई अपनी कितनी 5 सेंटीमीटर, और ये वाली 5 है, इधर भी ये 5 सेंटीमीटर हो गई, और यहां से यहां तक की जो दूरी है बच्चों ये 8 सेंटीमीटर है। ये हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। अब चर्चा करते हैं ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली, इधर ये वाली दूरी, क्योंकि 2 त्रिभुज है इसमें। तो ये दूरी देखिए कैसे निकालोगे, ये टोटल तो है अपनी 11, टोटल तो है 11 में से 5 हटा दीजिए, टोटल 11 में से ये वाली 5 हटा दीजिए, बचेगी 6 में से 3, क्योंकि टोटल 11 है यहाँ से और यहाँ तक बच्चों ये 11 है। अब देखिए 11 में से ये वाला 5 घटा देंगे तो 3 सेंटीमीटर ऊपर बचेगा और 3 सेंटीमीटर नीचे बचेगा। अब इसमें 3 आकृति हो गई, 1 2 3। तो ध्यान दीजिए इसमें मैं लिख लेता हूं MNOP
ओ पी क्यू आर। अच्छा, यहां पर भी आप बिंदु लिख सकते हो। 8 सेंटीमीटर को थोड़ा मैं साइड में लिख देता हूँ, 8 सेंटीमीटर। शायद कैमरे में दिख रहा होगा, और थोड़ा साफ से लिख देता हूँ। पी क्यू आर इधर ले लीजिए एस, और यहाँ पर ले लीजिए टी, और यहाँ पर ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए हमें टी एन और एस क्यू यहाँ पर बराबर है, चूंकि टी एन बराबर है एस क्यू के, क्योंकि सभी सभी भुजाएं बराबर हैं। और देखिए हमें इनका मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 11 में से 5 घटाएंगे, बचेगा 6, और दोनों ही बराबर है, इसलिए 6 में से 2 का भाग दे देंगे, तो हम लिख देंगे या 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो टी एन बराबर एस क्यू हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर। अब चलिए हम आकृति 1 का क्षेत्रफल निकालते हैं। 1 का निकालेंगे, 2 का निकालेंगे, 3 का फिर जोड़ देंगे। हाँ बच्चों, एक चीज और, यदि हम आकृति 1 का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो आकृति 3 का भी उतना ही होगा। तो बस हम 1 का ही निकालेंगे, क्योंकि इसका आधार भी 8 है और ऊंचाई 3, इस वाले का आधार 8 है और ऊंचाई 3, मतलब क्षेत्रफल बराबर होगा। तो चलिए मैं निकालता हूं आकृति 1 का क्षेत्रफल। सूत्र लगेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, मतलब 1/2 आधार हो जाएगा 8 और ऊंचाई हो जाएगी 3। 2 से कटेगा 4 बार में, 4 तिया 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों आकृति 3 का क्षेत्रफल भी यही होगा। आकृति 3 का क्षेत्रफल बराबर होगा आकृति 1 का क्षेत्रफल, बराबर होगा आकृति 1 का क्षेत्रफल, मतलब दोनों का 12-12 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चलिए हमें निकालना है आकृति 2, बच गई। आकृति 2 का क्षेत्रफल, आकृति 2 तो आयताकार है, तो सूत्र हमारा क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई इसकी बच्चों 8 है और चौड़ाई 5 है, तो 8 गुना 5 करोगे तो 40 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए हमें निकालना है एम एन ओ पी क्यू आर का क्षेत्रफल, बच्चों 12 + 12, 12 + 12 + 40, तो ये 24 जुड़ करके 40 में ये हो जाएगा 64 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपकी बच्चों रिधिमा की विधि से आंसर आ गया है। अब चलिए हम करते हैं कौन सी विधि? अमन की विधि। अब अमन की विधि से करते हैं बच्चों। देखिए रिधिमा की विधि हमने बहुत ही आसान तरीके से हमने कर ली है। अमन की विधि भी कोई खास इतनी है नहीं, हम आराम से कर लेंगे। अमन की विधि, अमन की विधि में डायग्राम बनाते हैं बच्चों। देखिए डायग्राम थोड़ा सा आप पेंसिल से बनाना है आपको पेपर में, जो बिल्कुल सही बने। थोड़ा डायग्राम छोटा ही ले लेते हैं। ये अमन की विधि में क्या है बच्चों, इसने इसके 2 हिस्से कर दिए। 2 हिस्से मतलब ये षडभुज था, इसके क्या बना दिया? समलंब चतुर्भुज बना दिया इसका, और समलंब चतुर्भुज बना दिया तो बच्चों ये तो हमारी है 11 मीटर, और ये वाली है 5 मीटर, ये वाली भी है 5 मीटर। अब इनके बीच की दूरी का हम यदि पता करें, ये वाली और यहां से ये वाली, तो टोटल तो बच्चों ये 8 सेंटीमीटर था, मीटर नहीं सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। बच्चों सेमी में है माँ, तो सेमी में ही लिख देना है। चलिए ये टोटल 8 सेंटीमीटर था, तो 4 सेंटीमीटर तो इधर हो जाएगा और 4 ही इधर हो जाएगा, आधा आधा हो गया ना 8 का। तो ये आकृति 1 हो गई बच्चों, ये 2 हो गई। ध्यान दीजिए दोनों की माप बराबर है,
इसमें दोनों समांतर भुजाएं 11 + 5 हो जाएंगी, बीच की दूरी 4। उसी प्रकार से इसमें भी समांतर भुजाएं 11 + 5 है, बीच की दूरी 4। यानी सेम आकृति है, तो यदि हम एक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो दूसरी का क्षेत्रफल भी उतना ही होगा। तो चलिए हम निकालते हैं आकृति एक का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए ये यहां से इधर, अब देखिए आकृति एक का क्षेत्रफल। सूत्र क्या है बच्चों आकृति एक में? समलंब चतुर्भुज है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। ये हमारा सूत्र हो जाएगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। तो चलिए करते हैं 1/2। समांतर भुजाएं कौन सी? 11 + 5, 11 + 5 और गुणा बीच की दूरी 4। इसको काट दीजिए 2 बार में, 11 × 5 = 16 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 32 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों आकृति 2 का क्षेत्रफल भी इतना ही होगा। तो यदि हम लिखें आकृति 2 का क्षेत्रफल, आकृति 2 का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों आकृति 1 का क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी दोनों का क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कुल क्षेत्रफल कितना हुआ बच्चों? कुल क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों 32 तो इधर वाले का, 32 इधर वाले का। तो टोटल क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों बहुत ही इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। तो देखिए बच्चों अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 4। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है? एक मछली घर घनाभ के आकार का है। कोई मछली पालन के लिए कुछ घनाभ के आकार का घर है, जिसके बाह्य माप 80 सेमी, 30 सेमी और 40 सेमी है। इसके तल मतलब नीचे वाला, मैं भी समझा दूंगा, एक बार पढ़ लेते हैं। पृष्ठ वाले फलक मतलब साइड वाले, तल नीचे वाला और पृष्ठ वाले साइड वाले फलक, और पीछे वाले फलक, जो पीछे वाला है वो पीछे वाला फलक को रंगीन कागज से ढकना है। आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जहां जहां पर हमें वो रंगीन कागज निकालना है उनका क्षेत्रफल निकालेंगे और उस क्षेत्रफल को टोटल कर देंगे, जो आएगा उतना ही कागज हमें चाहिए। तो वो कागज हमें कितना चाहिए? जितना हम निकालेंगे। इन 4 चीज पूछी गई है, इन चारों का क्षेत्रफल का हम टोटल करेंगे, जो क्षेत्रफल आएगा उतने ही क्षेत्रफल का कागज हमें चाहिए, रंगीन कागज उसके ऊपर लगाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले तो हमें जो दिया है वो मैं लिख देता हूं। यहां से देखिए क्या दिया है। दिया है हमारे पास लंबाई 80 सेंटीमीटर। ये बच्चों पहला मान लंबाई का होता है 80 सेंटीमीटर। चौड़ाई है अपने पास 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई है अपने पास 40 सेंटीमीटर। ये हमें दिया हुआ है और माप दी हुई है और ज्ञात करना है, ज्ञात करना है आवश्यक कागज का क्षेत्रफल, यानी कि हमें कितना कागज चाहिए, कागज का क्षेत्रफल। अब देखिए बच्चों सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है क्या क्या, इसके तल पर हमें रंगीन कागज लगाना है। तो बच्चों तल कह दो चाहे आधार कह दो, तो हमें निकाल लेना है तल का क्षेत्रफल। तल का क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों तली का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ये आकृति कुछ इस डब्बे के जैसी आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो डब्बा है ये घनाभ के आकार का है। अब बच्चों इसका जो तल है वो नीचे रहेगा,
ये नीचे वाला, यदि मैं इसे ऐसे रखूंगा तो नीचे वाला तल है, और ये जब नीचे वाला तल है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी ये वाली माप तो है लंबाई। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये वाली जो माप है ये हो जाएगी हमारी एल, इधर हम लिख देते हैं बी, और ये वाली जो माप है वो हो गई एच। देखिए लंबाई ये वाली, बी मतलब चौड़ाई बिर्थ, और ये हाइट हो गई ऊंचाई। अब आपको समझ में आएगा, यदि ये लंबाई है तो बच्चों ये भी लंबाई रहने वाली है, इधर भी एल लिख देता हूँ, इधर भी एल है, ये सब ये लंबाई है, तो चारों तरफ की तो लंबाई हो गई। ये चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई, इधर ये सारी चौड़ाई है, और ये वाली है जो इसकी ये हाइट है, ये वाली ये एच लिख दिया। अब समझिए तली का क्षेत्रफल, ये आकृति ऐसी है तो मतलब नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल। अब नीचे वाले भाग में देखो ये लंबाई है, तो इसका मतलब ये एल हो जाएगा लंबाई, और इसकी ये वाली देखो ये चौड़ाई है, तो जो एरिया इधर है वैसा ही तो है इधर भी, तो इधर लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, इसका मतलब यहाँ पर ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी। तो हमें निकालना है तल का क्षेत्रफल, सूत्र लग जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर। बच्चों ये हो गया 2400 वर्ग सेंटीमीटर। ये तली का क्षेत्रफल हो गया कंप्लीट। अब इसके पृष्ठ वाले फलक का क्षेत्रफल, तो बच्चों दो पृष्ठ है इसमें, ध्यान दीजिए। पृष्ठ वाले फलक का मतलब इधर वाला लेना है और इधर वाला, जितना इधर क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल इधर होगा, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर है। तो हम पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो दो पृष्ठों का क्षेत्रफल ले लीजिए। दो पृष्ठों का क्षेत्रफल, देखिए पृष्ठ वाले फलक और पीछे वाले फलक का बाद में लिखेंगे, पहले पृष्ठ वाले। तो दो पृष्ठ वाले फलक है, तो दो है तो बच्चों दो से गुणा कर देंगे। आगे चलिए, दो पृष्ठ वाले फलक है तो दो से गुणा कर देंगे, और सूत्र क्या बनेगा। अब देखो बच्चों ये वाला पृष्ठ है, अब इस वाले पृष्ठ में यहाँ पर आपको बी दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब इसमें ये बी हो गई, ये तो हो गई बच्चों बी मतलब चौड़ाई, और ये हो गई ऊंचाई। तो सूत्र लगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इस वाले फलक में चौड़ाई और ऊंचाई आने वाली, देखो ये चौड़ाई है क्योंकि ये हमने चौड़ाई ले रखी है, तो चौड़ाई बी और ये हमारी हो गई ऊंचाई। तो सूत्र हमारा इसमें लग जाएगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। दो कहां से आया, क्योंकि जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही इसका होगा, दो से गुणा कर देंगे तो डबल हो जाएगा। यदि इसका 10 है तो 10 दूनी 20 हो जाएगा दो से गुणा करने पर। तो चलिए करते हैं, दो गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 30 गुणा 40, 30 गुणा 40। तो बच्चों इसे यदि आप हल करते हो तो 4 तिया 1200, 2 गुणा 1200, 1200 दूनी 2400 वर्ग सेंटीमीटर। दो का हो गया, मतलब इधर इधर का भी 1200 इधर का भी 1200, या तो 1200 प्लस 1200 कर दीजिए तो भी 2400 आएगा। 1200 मतलब 1200, 1200 इधर का 1200 इधर का है, तो भी 2400 आएगा। या फिर दो से गुणा कीजिए, 1200 प्लस 1200 को दो से गुणा कर दीजिए तो भी आपका 2400 आने वाला है। अब चलिए हमने दो भाग ले लिए, अब पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल। अब बच्चों हमें निकालना है पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल। पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल देखिए बच्चों, पीछे वाला कौन सा है, पीछे वाला देखते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, तो पीछे वाला मतलब ये होगा, पीछे वाला ये नहीं लेना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही इसका भी होगा, लेकिन हमें तो पीछे वाला चाहिए। अब मैं पीछे वाले को घुमाऊंगा तो आप देखिए जैसा ये वैसा ही है जैसा इधर है। इसका मतलब यहाँ पर क्या सूत्र लग रहा है, लंबाई और ऊंचाई, यानी लंबाई गुणा ऊंचाई कर दोगे तो इसका आ जाएगा। तो लंबाई गुणा ऊंचाई, या फिर इधर भी ये तो लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, ये इसकी ऊंचाई होगी, या तो इसका निकाल लो या तो फिर इसका, तो एक का निकालना तो पीछे वाला फलक का हमें ले लेना है। तो सूत्र बना लंबाई गुना ऊंचाई, क्या बन जाएगा बच्चों,
लंबाई गुणा ऊंचाई। लंबाई मतलब 80, ऊंचाई मतलब 40, बराबर हो जाएगा ये 3200 वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों, हमें निकाल लेना है आस कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना हो गया? 2400 पहले वाले का आया अपने पास 2400, फिर 2400 फिर से आया 2400, और फिर आ गया 3200। तो यदि हम इसे जोड़ते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा आपका, 2 जीरो लगा दीजिए, 2 4 2 6 और 4 10, देखिए 1 जीरो 2 जीरो, 4 4 8 और 2 10, हासिल 1, 3 2 5 और 2 7 और 1 8000 वर्ग सेंटीमीटर। यानी जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल का हमें कागज चाहिए। तो कागज का क्षेत्रफल निकालना था, तो ये सारा जो टोटल होगा, तो चलिए हम लिख लेते हैं आवश्यक कागज का क्षेत्रफल। आवश्यक कागज का क्षेत्रफल, यानी कागज कितना चाहिए हमें? 8000 वर्ग सेंटीमीटर का हमें कागज चाहिए। इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है? एक घनाभाकार कक्ष की आंतरिक माप, यानी कोई घनाभ के आकार का कक्ष है, कमरा है, उसकी अंदर की माप है 12 मीटर, 8 मीटर, 4 मीटर है। यदि सफेदी कराने का खर्चा 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, यानी कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा 5 रुपए है, तो उस कक्ष की 4 दीवारों पर सफेदी कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस रेट से चारों दीवारों पर सफेदी कराने का कुल कितना खर्चा आ जाएगा, वो हमें ज्ञात करना है। फिर आगे और पूछा गया है, यदि उस कमरे की छत की भी सफेदी कराई जाए, छत मतलब सीलिंग की, ऊपर की भी सफेदी कराई जाए, तो सफेदी कराने का खर्चा कितना होगा। 2 बात हमसे पूछी गई है। तो चलिए सबसे पहले तो जो हमें दिया है इसकी लंबाई, लंबाई लिख लेते हैं, चौड़ाई और ऊंचाई। बच्चों, सबसे पहले वाला मान इसमें लंबाई होती है, दूसरा मान इसमें चौड़ाई होती है, तीसरा मान होती है बच्चों ऊंचाई। इस प्रकार से ये माप है। तो बच्चों, हमें चारों दीवारों पर सफेदी कराने का खर्चा निकालना है। तो चलिए निकालते, चारों दीवारों का पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं बच्चों। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, सूत्र क्या है बच्चों? 2 गुणा ऊंचाई, 2 गुणा ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो चलिए बच्चों, यदि हम मान रख लेते हैं तो 2 गुणा ऊंचाई कितनी? 4, लंबाई प्लस चौड़ाई 12 प्लस 8, तो ये हो जाएगा कितना? 2 चौके 8 गुणा 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96। चलिए इसे गुणा करते हैं, तो 8 छक्की 48, 8 नाम 72, 4 76, 768 वर्ग मीटर। 768 वर्ग मीटर इसका बच्चों क्या हो जाता है? क्षेत्रफल हो जाता है। कुछ मिस्टेक हो गया क्या? 4 दूनी 8, अरे थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल 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 यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। ये 4 दूनी 8, 12 8 20 होगा बच्चों, 12 8 20। और ये तभी तो मैं कहता हूँ इतनी छोटी माप है, इतना ज्यादा बड़ा मान कैसे आ रहा है। तो ये हो गया 160 वर्ग मीटर। अब ठीक है, ये अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया था, ये प्लस है, 12 8 20, 2 चौके 8 और 12 8 20, और 20 अट्ठे 160, इतना वर्ग मीटर हुआ। बच्चों, इस पर सफेदी कराने का खर्चा निकाले हम। सफेदी, सफेदी
कराने का खर्चा, सफेदी कराने का खर्चा। बच्चों यहाँ पर एक चीज तो ये दी हुई थी और दूसरी यहाँ पर, ये पहला पॉइंट में लिख लीजिए, दूसरा पॉइंट में इधर में लिख देता हूँ। सफेदी का खर्चा क्या था? 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर पर सफेदी सफेदी कराने का खर्चा। बच्चों 1 वर्ग मीटर पर सफेदी यदि हम कराते हैं तो 5 रुपए का खर्चा आता है। 1 वर्ग मीटर सफेदी कराते हैं तो 5 रुपए का खर्चा आता है। बच्चों हमें 160 पर सफेदी करानी है तो 160 गुना 5 कर दीजिए, 16×5 = 80, 800 रुपए। 800 रुपए का खर्चा हो जाएगा कमरे की चारों दीवारों को यदि हम सफेदी करें तो 800 रुपए का आपका खर्चा हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, ये तो 800 रुपए का खर्चा आया। अब हमसे कह रहा है यदि छत की भी सफेदी करें तो बच्चों पहले अब हम छत का निकालते हैं, तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा भाग इसका स्टार्ट हो गया। तो चलिए लिखते हैं छत का क्षेत्रफल। छत बच्चों आयताकार होती है तो इसका सूत्र हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो छत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई कितना है देखिए, लंबाई तो हो गई 12 और चौड़ाई हो गई 8। तो अपन लिख सकते हैं 12×8, तो 96 वर्ग मीटर। मीटर में है तो वर्ग मीटर। तो चलिए इसका खर्चा कितना होगा सफेदी कराने का? सफेदी कराने का खर्चा हो जाएगा बच्चों 96×5, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का खर्चा 5 रुपए है। तो 96 का 96 से गुणा कीजिए, 5×6 = 30, 5×9 = 45 और 3 = 48। इतना रुपया का खर्चा होगा बच्चों। कुल खर्चे की यदि हम बात करते हैं, कुल खर्चा कितना हो जाएगा, हो गया बच्चों कुल खर्चा, पहला वाला तो था 800 रुपए प्लस दूसरा हमारा जो मान आया छत का वो आ गया 480 रुपए। तो बच्चों 1280 रुपए आपका टोटल खर्चा हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है। तो चलिए इसका उदाहरण नंबर 6 करते हैं। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 6 क्या कहता है, एक भवन में 24 बेलनाकार खंभे, कोई मकान है और उसमें ऐसे 24 खंभे सेम एक ही साइज के, जिनमें प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 मीटर। एक खंभा है उसकी त्रिज्या तो 28 सेंटीमीटर लेकिन ऊंचाई उसकी 4 मीटर है। ऊंचाई मीटर में ध्यान रखना बच्चों। 8 रुपए, ये 8 है बच्चों, इसमें मार्क नहीं चला। 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंबे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 24 खंबे सेम है, ध्यान दीजिए, ऐसे खंबे हैं 24, सबके सब सेम है। यदि मैं एक का कलर करना है वक्र पृष्ठ, मतलब चारों तरफ, ना ऊपर करना ना नीचे, क्योंकि नीचे जमीन में लगा हुआ है, ऊपर छत है, तो ऐसे है। अब कलर कहाँ होगा, इधर ही होगा, तो इसे बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि मैं एक खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेता हूं तो 24 के 24 खंभों का क्षेत्रफल उतना ही होगा। तो एक का निकालूंगा तो उसी को मैं 24 से गुणा कर दूंगा, 24 खंभों का क्षेत्रफल आ जाएगा। और जो क्षेत्रफल आएगा उसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ बच्चों, त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या दी है बेलन की, बेलन की त्रिज्या वो दे रखी है 28 सेंटीमीटर। बच्चों मीटर में डिजिट होनी चाहिए तो इसे मीटर में बदलिए। 28/100 बराबर 0.28 मीटर। क्यों आपको लिख देना, चूंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। ऊंचाई लिख दीजिए बच्चों, ऊंचाई जो बेलन की ऊंचाई हम h लेते हैं वो दे रखी है अपन को 4 मीटर।
और बच्चों खर्चा दे रखा है 1 वर्ग मीटर पर क्या करना है, प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभे के वक्र पर पेंट करना है। 1 वर्ग मीटर पर पेंट कराने का खर्चा बच्चों ये दे रखा है हमें, ये खर्चा दिया हुआ है 8 रुपए। 1 वर्ग मीटर का खर्चा है बच्चों 8 रुपए। अब जो खर्चा जो वर्ग मीटर आएगा उसी को 8 से गुणा कर देंगे, टोटल आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं एक खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बेलनाकार है तो सूत्र लगा दीजिए पाई आर स्क्वायर एच। इससे 1 का निकलेगा, 24 से गुणा करूंगा तो 24 का आ जाएगा। तो सबसे पहले 1 का निकाल लेते हैं। चलिए इधर रख लेते हैं, जगह बचाते हैं, उधर काम आ सकती है। 22/7 त्रिज्या कितनी है बच्चों आर स्क्वायर, ये वाली 0.28 गुणा 0.28 लिखना है क्योंकि स्क्वायर इसलिए त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे। और एच ऊंचाई 4 मीटर, ऊंचाई हो गई 4। तो चलिए काटते हैं बच्चों, इधर लिख देते हैं 100, 4 से काट दीजिए 7 एकम 7, 7 चौके 28, 4 से इसे काट दीजिए 25 चौके 100, 4 एकम 4 और ये 25 बार में कट गया। और इसको हटा दीजिए 100 लिख दीजिए, यहां भी काट दीजिए ये 4 से 25 बार में। अब हमसे ये शायद नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए इधर करते हैं 28 × 22, 28 दूनी 56, 6 6 5 11 हासिल 1 और 5 और 1 616। कितना हो रहा है ऊपर, ये हो गया 616 और बटे में लिख दीजिए 625, 625 ये हो जाएगा ना। 25 × 25 किया तो 625 और ये 22 8 176। तो इससे बच्चों एक खंबे का हमें निकालना है। रोक है ना। देखिए बच्चों, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये आयतन का सूत्र लगा दिया, आयतन नहीं लगेगा, 2πRh लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, 2πRh ये सूत्र लगेगा। देखिए आयतन नहीं, हमें वक्र पृष्ठीय निकालने तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। अब मान रखिए आपका आंसर आ जाएगा 2 गुणा 22/7 त्रिज्या 0.28 गुणा 4। अब हटाइए इसको, बटे में लिख दीजिए 100, 4 7 से काटिए 4 बार में, 4 से काटिए 25 बार में। अब ध्यान दीजिए क्या हुआ, 22 चौके 88, 22 चौके 88 गुणा 2 बटे में हो गया 25। अब और मल्टीप्लाई कीजिए, 2 8 16, 2 8 16 और 1 17 बटे 25। अब हम इसका इसमें भाग दे देते हैं बच्चों, 25 7 175, 25 7 175 बचेगा 1, भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाना 1 0, फिर भी नहीं जा रहा तो 1 0 और लगाइए, 25 चौके 100 यानी 7.04 वर्ग मीटर, 7.04 वर्ग मीटर ये आपका मान हो जाएगा। बच्चों एक खंबे का है, ये हमें निकालना है 24 खंबे का, 24 खंबे का निकालना है। तो आराम से हम निकाल सकते हैं 24 खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों ये हो जाएगा 7.04 गुणा 24, 7.04 गुणा 24। तो बच्चों ये इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा ये 168 पॉइंट, आपका आ रहा है बच्चों 168
96 वर्ग सेंटीमीटर। अपने पास जगह कम है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप यदि इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मान यही आने वाला है। तो 7.04 इंटू 24 करोगे। ध्यान दीजिए बच्चों, ये एक कमरे का था, मैं 24 से गुणा करूंगा तो 168.96 इतना इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब निकालते हैं बच्चों खर्चा, तो निकालते हैं पेंट कराने का खर्चा। पेंट कराने का खर्चा यदि हमें चाहिए तो 168.96 इसे 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए 8 छक्की 48, 8 नाम 72, 4 76, 8 8 64, 64 और हासिल कितनी थी 7, 64 और 7 हो जाएगा 71, 8 छक्की 48, 48 7 हो जाएगा 55, 8 एकम 8 और 5 13। तो ये 1351 बच्चों, आपका 1351.68 रुपए लिखिए बच्चों, इसे क्या लिखोगे, रुपए। इतना आपका ये आंसर हो जाता है। तो 1351.68 रुपए इसका कंप्लीट आंसर हो जाता है। तो बच्चों सूत्र आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए मुझसे भी गलती हो गई, दिमाग से निकल गया, लेकिन आपको गलती ये नहीं करनी है। खंबे का होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr। ऐसा अच्छे से याद कर लीजिए। कई बार दिमाग आउट हो ही जाता है, लेकिन आपको पेपर में बार बार जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो एक बार फिर से चेक करना है कहीं सूत्र तो गलत नहीं लगा दिया है, इसलिए आपको बड़े ध्यान से करना है। तो चलिए करते हैं उदाहरण नंबर 7। देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 7 क्या कहता है, एक डबल हो गया क्या, एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 968। बिल्कुल हम आसानी से ज्ञात इसको कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये हमें दिया है बेलन की त्रिज्या दे रखी है बच्चों 7 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है, ये दिया है लिखना। चलिए ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, देखिए बच्चों बेलन की ऊंचाई, ये हमें ज्ञात करना है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई मतलब हमें h ज्ञात करना है, लेकिन हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। क्योंकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2, या हिंदी में लिख देता हूं फिर लिखेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बच्चों हमें 968 दे रखा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों 2πr h + r बराबर 968। चलिए यहाँ पर मान रख लेते हैं, 2π का मान रख दीजिए 22/7, त्रिज्या अपने पास 7 है और h + 7 बराबर हो जाएगा 968। चलिए काट दीजिए इसको, 22 दूनी 44, 44 इंटू h + 7 बराबर 968। बच्चों ये गुना में है तो भाग में चला जाएगा, ये h + 7 हो जाएगा बच्चों 968/44। तो इसे 11 से काटिए, 11 से कट जाएगा क्या, 11 8 88 कट रहा है, 11 8 88 बच्चा 8, 11 8 88, 11 चौके 44, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी h + 7 बराबर 22 आ गया। h बराबर 22 - 7, h का मान आ गया बच्चों 15। सेंटीमीटर में माने तो सेंटीमीटर में, तो ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। ये हमने आसानी से निकाल लिया, ऊंचाई बेलन की जो हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। तो चलिए हम करते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 8 क्या कहता है,
एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन दिया हुआ है और बच्चों आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए हमें क्या दिया है, पहले हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसको हल करते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिए क्या है। हमें जो दिया हुआ है आधार का क्षेत्रफल, क्या दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल। यहाँ पर गलती करने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं बच्चों के। इतना दे रखा है, ध्यान दीजिए, ये घनाभ है, घनाभ है मतलब ये घनाभ इस प्रकार का है और इसका आधार मतलब नीचे वाला, और नीचे वाला जो एरिया वो कैसा होता है, आयताकार। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो है ये 25 वर्ग सेंटीमीटर, यानी आधार मतलब आयतक। तो आयत का क्षेत्रफल है ये 25, आयत का क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मान हमें ये दे रखा है 25 वर्ग सेंटीमीटर। और बच्चों ये तो हमें दे दिया, और ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई। करना है घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए बच्चों हल करते हैं इसको। चूंकि हमें क्या दिया हुआ, देखिए आयतन दिया हुआ है घनाभ का, आयतन हमें दे रखा है बच्चों, घनाभ का जो आयतन दे रखा है वो दे रखा है 275 घन सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन का सूत्र लगाओगे बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन का सूत्र हो जाएगा 275। तो बच्चों यहां से आप देख पा रहे हो तो देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई का मान तो हमें दिया हुआ ही है, तो इसकी जगह तो हो जाएगा हमारे पास 25 और गुणा ऊंचाई बराबर लिख सकता हूं मैं 275। यहां से बच्चों आराम से मैं ऊंचाई निकाल सकता हूँ 275 बटे 25। 25 से कटाई एक बार में, 2 बचा, 25 एकम 25। बच्चों ये घनाभ की जो ऊंचाई है ये हम यहाँ पर लिख देंगे, घनाभ की ऊंचाई। बच्चों घनाभ की ऊंचाई कितनी आ गई हमारे पास, 11 मीटर। ये बच्चों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से उदाहरण नंबर 8 आपका कंप्लीट होता है। तो चलिए करते हैं उदाहरण नंबर 9। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 9 क्या कहता है, एक घनाभाकार गोदाम जिसकी माप 60 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर और ऊंचाई 30 मीटर है, इसके अंदर कितने घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि एक डिब्बे का आयतन, बच्चों एक डिब्बे का आयतन दे दिया है और घनाभ की माप भी हमें दी हुई है। तो चलिए लिखते हैं बच्चों क्या दिया हुआ है। दिया है घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए बच्चों 60 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर, और छोटे घनाभ का आयतन दे रखा है हमें। छोटे घनाभ का आयतन भी हमें दे रखा है 0.8 घन मीटर। ये छोटे घनाभ का आयतन भी दे रखा है। तो ध्यान दीजिए ये कह रहा है यदि एक डिब्बे का आयतन, और हमें पूछा गया है इस माप के घनाभ में, इस माप के घनाभ में कितने घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं। तो चलिए अपन को निकालना रखे जाने वाले डिब्बों की संख्या। डिब्बों की क्या निकालनी है बच्चों, संख्या। तो आपको लिखना है बड़े घनाभ का आयतन, बड़े घनाभ का आयतन बटे में एक छोटे घनाभ का आयतन। तो बड़े घनाभ का आयतन का सूत्र तो बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और एक छोटे घन का आयतन बच्चों हमें दे रखा है 0.8।
चलिए मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई 60, चौड़ाई 40 और ऊंचाई है 30। अब बट्टे में लिख दीजिए 0.8, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए और एक जीरो लगा दीजिए। एक मान कट गया, 8 से 8 पंजे 40, मल्टीप्लाई कीजिए, 6 पंजो 30, 30 तिया 90, जीरो कितनी हो गई 1 2 3, 1 2 3, 90,000 घन उसके अंदर घनाभ, 90,000 घनाभ उसके अंदर रखे जा सकते हैं। बच्चों ये आपका इसका फाइनल और करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों, इससे ज्यादा आसान इसे कौन करा सकता है भला, बहुत सीधा और सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए उदाहरण नंबर 10 आपके सामने है अगला। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 10 क्या कहता है, 14 सेमी चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये आयताकार कागज है, इसकी चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर। कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेमी त्रिज्या वाले एक आयताकार बेलन बनाया जाता है। यानी ये कागज है, इसको ऐसे फोल्ड किया है। फोल्ड किया है किस प्रकार से, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये कागज है, इसको ऐसे मोड़ करके फोल्ड किया है, इस प्रकार से बेलन बना दिया। यानी ये पहले चौड़ाई थी और जब मैंने इसका बेलन बनाया इस प्रकार से, तो ये चौड़ाई क्या बन गई, ऊंचाई, और त्रिज्या इसकी 20 सेंटीमीटर है। आगे हमसे कहा गया है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए दिया है बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई हो गई 14 सेंटीमीटर और बच्चों इसकी त्रिज्या हो गई अपने पास 20 सेंटीमीटर। आराम से अब हम निकाल लेंगे, बेलन का आयतन पूछा है तो आयतन, बेलन का आयतन हम निकाल लेंगे बच्चों। सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका सूत्र हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। मान पानी बोतल ले, चालू है रेडी। तो देखिए बच्चों करते हैं, मैं भी एक जगह खड़ा खड़ा थोड़ा सा थक जाता हूँ, इसलिए थोड़ा। चलिए बेलन का आयतन का सूत्र लगाइए बच्चों। आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच 22/7। त्रिज्या कितनी 20, स्क्वायर है तो 2 बार लगा दीजिए, 20 गुणा 20। ऊंचाई कितनी बच्चों 14। चलिए काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, गुणा करोगे 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 और 2 जीरो लगा दीजिए और गुणा 2, 0 0, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17। इतना आयतन निकालना है बच्चों, घन सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसका हो जाएगा 17,600 घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा। तो चलिए एक अंतिम एग्जाम्पल और बच रहा है, उससे पहले मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, उदाहरण नंबर 11 और आज का अंतिम क्वेश्चन। देखिए 11 सेमी गुना 4 सेमी, यानी लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है। माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अतिव्यापन के, अतिव्यापन का मतलब है उसको इस प्रकार से मोड़ना है कि एक वो जो इसके जो किनारे वो एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े, बिल्कुल फिक्स रहने चाहिए। एक 4 सेमी ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बच्चों कागज कुछ इस प्रकार का है, देखिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ। कागज इस प्रकार का है, 11 सेमी और ये है 4 सेमी, 11 सेमी और 4 सेमी। अब इसको इस प्रकार से मोड़ा जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कुछ मच्छर सा, 1 मिनट। तो देखिए बच्चों ये आयताकार कागज है और इस टुकड़े को बिना अतिव्यापन के मोड़ा है, यानी ऐसा कागज है बच्चों। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको इस प्रकार से, अतिव्यापन का मतलब है इसे ऐसे नहीं चढ़ाया है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे नहीं चढ़ाया है, मतलब ये फिक्स है। इस प्रकार से इसके जो शीर्ष है, जो किनारे हैं, ये बस मिल जाए अच्छे से, ऐसे इस प्रकार से इसका बेलन बनाया है, ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये कागज था, ऐसे मोड़ करके इसका बच्चों क्या बना दिया, बेलन। अब समझिए ये जो चौड़ाई है बच्चों, ये वाली चौड़ाई जब मैं इसका बेलन बना दूंगा
तो चौड़ाई तो हो गई ऊंचाई में, चौड़ाई तो किसी में परिवर्तित हो जाएगी, ऊंचाई में। और ये देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ से देखो, देखिए चौड़ाई की तो क्या बन गई, ऊंचाई, लेकिन जो ये लंबाई थी ना, ये वाली लंबाई, ये देखो इसका क्या बन रहा है, इसका बन रहा है, देखो जब मैं इसको ऐसे मोड़ दूंगा तो ये लंबाई ऐसे गोल हो गई, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से। और ये जो गोल हो गई इसे बोलेंगे ये वृत्ताकार भाग हो गया, वृत्त बन गया, और ये वृत्त की परिधि हो गई। पहले तो ये कागज की लंबाई थी, लेकिन जैसे हम इसका बेलन बनाएंगे तो ये परिधि का काम करेगा। तो चलिए अब हम इसको करते हैं बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसमें देखो क्या दे रखा है, कागज की लंबाई तो 11 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है बच्चों 4 सेंटीमीटर। अब हमें लिखना है क्या, चूंकि जो कागज की लंबाई है, जो कागज की लंबाई है बच्चों, ये बेलन की परिधि होगी, यानी कि बेलन की परिधि हो जाएगी कागज की लंबाई। जो बेलन की परिधि है वो कागज की लंबाई होगी बच्चों। ये बस आपको क्लू यहाँ से ध्यान रखना है, कागज की लंबाई, जो कागज की लंबाई है वो बेलन की परिधि होगी। बेलन मतलब वृत्ताकार, बेलन के जो वृत्ताकार भाग है उसकी क्या हो जाएगी, परिधि। तो बेलन की परिधि मतलब 2πr और कागज की लंबाई मतलब 11। तो यहां से बच्चों हम त्रिज्या निकाल लेंगे, 11/2π, तो त्रिज्या हो जाएगी 11/2 गुणा 22, नीचे वाला 7 ऊपर चला जाएगा, 11 से कटेगा ये 2 बार में, यानी कि 7/4 सेंटीमीटर हमने त्रिज्या निकाली, 7/4 सेंटीमीटर। और जो बेलन की ऊंचाई है बच्चों, बेलन की ऊंचाई, क्योंकि कागज से ही तो हमने बेलन बनाया है, तो जो इसकी चौड़ाई होगी वो बेलन की ऊंचाई होगी, मतलब कागज की चौड़ाई ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब हम आराम से जो इस कागज से बेलन बना है उसका आयतन हम निकाल सकते हैं। निकाल लीजिए बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र होता है बच्चों πr²। मान रखेंगे, हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा 22/7। r² मतलब 7/4 को 2 बार लिखना है, 7/4 गुना 7/4। और ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई है वो कागज की चौड़ाई के बराबर है, तो वो है 4। देखिए बच्चों 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कटा, 2 दूनी 4, 2 से कटा 11 बार में, 77/2, 77/2 आयतन है तो घन सेंटीमीटर लगाइए। यदि आप इसमें भाग दे देते हो बच्चों तो ये 38.5 घन सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाता है। तो देखिए बच्चों आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, बहुत लेंथी वीडियो है, तो बस आज की वीडियो को यहीं तक ही रहने देते हैं। बच्चों मैंने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपको दिख रहा होगा लगभग 1 घंटे से ज़्यादा अधिक का समय इसमें हो गया है। तो 1-1.5 घंटे पढ़ाना बहुत मेहनत लगती है बच्चों। तो आप हमारी इस मेहनत को देखते हुए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।